बात करते हैं बच्चों अरिथमेटिक मीन के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सब टॉपिक। ठीक है ना। तो भाई अरिथमेटिक मीन में आपने पढ़ लिया बेटा कि अरिथमेटिक मीन क्या होती है। उससे भी पहले मैंने आपको करवाया सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन और एक्सपेंशन क्या होती है। उसके बाद मैंने करवाया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसकी जनरल टर्म का क्या फार्मूला है विद उसके प्रूफ के। ठीक है ना। और नेक्स्ट मैंने करवाया कि सम ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं और उसके फार्मूले का क्या प्रूफ है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे आता है इसमें एम। ठीक है ना। आपकी जो 10th क्लास में जो है 10th क्लास के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में जाएंगे हम, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स इफ दीज आर इन एपी। ब्लैंक्स फिल कीजिए अगर ये एपी में हो तो आप उसमें करते क्या है, देखो इसको आप ए पी भी पुट कर सकते हैं या A1 A2 पुट कर सकते हो ऐसे। और फिर आप जानते हो कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हो गई यहाँ पर 7। ठीक है ना। और फर्स्ट टर्म हो गई यहाँ पर 1 और फोर्थ टर्म का फार्मूला लगाएंगे A + 3D। राइट में 7, ए की जगह रखेंगे यहाँ पर 1 और राइट में हो जाएगा 6। 1 सब्ट्रैक्ट होकर इसमें से और डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। ठीक है ना। अब डी की वैल्यू 2 आ गई तो ये भी आ जाएगी आपकी सेकंड टर्म, एपी की सेकंड टर्म है ये, जो कि क्या है A + D यानी कि 1 + 2 दैट इज 3। अब A2 यानी कि एपी की थर्ड टर्म, ये है आपकी A + 2D और A है यहाँ पर 1 और 2 D है यहाँ पर 3, ये हो गया 7। ठीक है ना। तो ये ब्लैंक्स को फिल कर दिया आपने किसके द्वारा, 3 और 7 के द्वारा। ठीक है ना। यही क्वेश्चन क्या है कि 11th में फिर आएगा आपके सामने। 11th में कैसे आएगा मैं बता देता हूं। इंसर्ट 2 AMs बिटवीन 1 and 7, यानी कि 1 and 7 के बीच में 2 AM इंसर्ट करने आपने। तो लेट कर लिया, लेट A1 and A2 are 2 AMs, 2 required AM between 1 and 7। therefore 1 A1 A2 and 7 are in AP। ठीक है ना। AP के अंदर हो गए भाई ये। अब ठीक ऐसे जैसे आपने ये काम किया वैसे ये काम करना पड़ेगा। तो देखो 10th क्लास में ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, फिल इन द ब्लैंक्स इफ दीज आर इन AP। और 11th क्लास में आते हैं इस तरीके से, इंसर्ट 2 AMs बिटवीन 1 and 7। तो NTSC में भी इस तरीके से आ सकते हैं। तो दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो सेम टू सेम है बेटा। ठीक है ना। कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो ये होते हैं AM। ठीक है ना। जैसे कि एक AM अगर आपने फाइंड आउट करना है, जैसे मान लो आपने 1 और 7 के बीच का एक AM निकालना है, तो उसको हम A1 लेट कर लेते हैं। देखो A1 लेट कर लिया ना ये। और भाई A1 का आप जानते हो क्या है कि AP का फार्मूला जानते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है ना। तो A1 इस तरफ आकर 2A1 हो जाएगा और ये 1 राइट में जाकर प्लस का हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 1 + 7/2 यानी कि A1 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 4। तो दैट मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड 1 AM बिटवीन A and B देन आंसर विल बी A + B/2। यानी कि अगर A और B के बीच का एक AM निकालना आपने तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। आया समझ में। AM कैसे निकालते हैं। AM ये वही AM है बेटा जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी होता है, ये अरिथमेटिक मीन। उसमें जैसे कि 10 ऑब्जर्वेशन है तो उनका AM निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 10। ठीक है ना। अगर 50 ऑब्जर्वेशन है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई 50। तो क्या आ जाएगा उनका AM। आया समझ में। AM क्या होता है आपको पता चला है यहां से। अब AM के बारे में और आगे पढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं बेटा एएम के बारे में। देखो सबसे पहली बात यह है कि इसका क्वेश्चन जो आता है, जो फर्स्ट टाइप होती है उसकी, वो इस तरीके से आती है। देखो इंसर्ट फोर एएम्स बिटवीन 2 and 12। ठीक है ना, आए समझ में। 2 और 12 के बीच में आपने जो है वो 4 एएम इंसर्ट करने हैं। तो उनको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे A1, A2, A3, A4 एंड लास्ट है 12। तो इस तरीके से क्या हो गई आपकी एक एपी। और एपी के मेथड को आप जानते हैं, उसकी जैसे फर्स्ट टर्म 2 हो गई और इसकी 6th टर्म क्या हो गई 12 हो गई। तो 6th टर्म की हेल्प से आप डी निकालेंगे, +5d = 12 करके की वैल्यू 2 रख के डी आ जाएगा। डी इसमें ऐड करेंगे ये आ जाएगा, फिर 2d इसमें ऐड करेंगे ये आ जाएगा, फिर 3d ऐड करेंगे ये आ जाएगा, 4d ऐड करेंगे ये आ जाएगा। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये मैंने 4 एएम लिखे हैं, ज्यादा भी पूछ सकता है आपसे। दूसरा, अगर 1 एएम पूछ ले आपसे, जैसे 2 और 12 के बीच का 1 एएम पूछ ले केवल, तो वो तो आसानी से निकल जाएगा। देखो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 7। ठीक है ना। अगर भाई 3 एएम पूछ लेता आपसे, 2 और 12 के बीच के 3 एएम अगर आपसे पूछ लेता है, तो भी डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। देखो कैसे आ जाएगा। सबसे 2 और 12 के बीच का 1 एएम निकालो जो कि 7 हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू 7 आ गई। फिर इन दोनों के बीच का निकालो 9/2 हो जाएगा, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया ना। फिर इन दोनों के बीच का निकालो 19/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से आ जाएगा 1 एएम और 3 एएम। 1 और 3 से ज्यादा अगर निकालने पड़े तो उसमें आपने एपी के मेथड से, यानी कि है तो ये भी एपी का मेथड, लेकिन ये डायरेक्ट आ गया तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है ना। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है और ये इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इसमें सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी आता है, फाइंड सम ऑफ। तो नेक्स्ट जो बात कर रहे थे बेटा हम एएम के ऊपर, वो ये थी देखो कि भाई इस एक टाइप तो ये है क्वेश्चंस की कि आपसे रिक्वायर्ड करेगा वो कि फाइंड 4 एएम्स बिटवीन समथिंग एंड समथिंग, फाइंड 9 एएम्स बिटवीन दिस एंड दिस, फाइंड 12 एएम्स बिटवीन दिस एंड दिस दैट। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि एएम्स पूछेगा आपसे कि इनके बीच में कितने एएम्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। दूसरा ये है बच्चों कि आपसे सम पूछ सकता है इन सभी एएम्स का, कि फाइंड द सम ऑफ 4 एएम्स बिटवीन 2 and 12, यानी कि 2 और 12 के बीच में 4 एएम का सम निकालिए, 4 एएम्स का सम निकालिए। ठीक है ना। 2 12 के बीच में, किसी भी 2 नंबर के बीच में, जरूर नहीं 2 और 12 के बीच में पूछेगा आपसे, किन्हीं भी 2 डिफरेंट नंबर के बीच में कितने भी एएम्स का सम पूछ सकता है आपसे। तो इसका एक मेथड ये है बच्चों, देखो सभी एएम्स फाइंड आउट करो। यहाँ पर कैसे, मैंने अभी बताया था कैसे करना है। एपी हो गई और एपी की ये फर्स्ट टर्म हो गई, जैसे ये 6th टर्म हो गई, तो ए आपके पास है, डी आ जाएगा और ऐसे ऐसे सारे एएम्स आ जाएंगे और उस सब को ऐड कर दो, आप उनका सम आ जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड है वो है ट्रिक की मेथड। देखो ट्रिक की मेथड ये है कि इन सभी एएम्स का जो सम है बेटा, इनको फाइंड आउट किए बिना भी निकल सकता है। इनको सेपरेटली, इनको इंडिविजुअली फाइंड आउट किए बिना भी इनका सम निकल सकता है। कैसे, 1 एएम्स निकाल लो आप, 1 एएम 2 और 12 के बीच का। ठीक है ना। आप जानते हो 1 एएम कैसे निकलता है, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया और उनको नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट से या नंबर ऑफ एएम से, तो इनका सम आ जाएगा एज इट इज। आप बेशक से इनको अलग अलग फाइंड आउट करके उनका सम निकाल कर देखिए, इतने के ही इक्वल आएगा। ठीक है ना। ये आ गया 14 × 2 28। इनका जो सम है बेटा वो डेफिनेटली 28 के इक्वल आएगा। ठीक है ना। अब इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर। ठीक है ना। यानी कि टाइम केवल उतना ही लगना जितनी इनकी कैलकुलेशन में कोई कितना टाइम लगाता होगा बच्चा।
तो यहां से एक ट्रिक बनती है बेटा, सम ऑफ n एम्स बिटवीन a एंड b इज n टाइम्स द एम बिटवीन a एंड b, दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 इंटू n। ठीक है ना, ये आ गया भाई। यानी कि ए बी के बीच के अगर n एम्स का सम निकालना आपने तो उन सभी एम्स का सम निकालना है तो एक एम का n टाइम्स कर दीजिए, आप उनका सम आ जाएगा। ठीक है ना। सेकंड बात, सेकंड ये है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n एम्स एंड n एम्स बिटवीन a एंड b। Find the ratio of sum of n aims between a and b and answer is n is to m। ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई 17 एम्स के सम और 18 एम्स के सम का रेशो निकालिए किन्हीं दो डिफरेंट नंबर के बीच में, तो ये आंसर होगा। जितने भी एम्स बोले उनके बीच में रेशो लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और ये क्यों हुआ देखो, प्रूफ है, छोटा सा बता देता हूं। जैसे n एम्स का सम ये हो गया तो m एम्स का सम क्या हो जाएगा, अगर ये m हो तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा m टाइम्स a प्लस b बाई 2, और रेशो निकालेंगे तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा n इज टू m। ठीक है ना। दूसरी बात ये है am के बारे में। तो और आगे काम करते बेटा इसके ऊपर, आगे बात करते बेटा। देखो am का आपने फार्मूला पढ़ा कि a प्लस m माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, जनरल टर्म निकालने के लिए। तो भाई बच्चों जनरल टर्म ये क्या है, स्टार्टिंग से निकालने का फार्मूला है। तो जैसे आपने लास्ट से निकालनी है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो जो nth टर्म फ्रॉम लास्ट होती है बेटा वो m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होती है। देखो ऐसा हो सकता है कि आपको ये बोल दिया जाए कि इसकी 10वीं टर्म निकालिए, तो 10वीं मीन्स आगे से 10वीं टर्म निकालनी है। अंडरस्टूड है बात की 10वीं टर्म कौन सी है। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया जाए कि ये के पी है और इसकी पीछे से तीसरी टर्म निकालो, पीछे से 10वीं टर्म निकालो, तो भाई इसको पलटेंगे अगर हम, जैसे इसमें बोल सकता आपसे कि इसकी पीछे से तीसरी टर्म निकालो जैसे, तो ये तो इजी है, दो माइनस करते रहेंगे और आ जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अगर बोल दिया जाए पीछे से 40वीं टर्म निकालिए, तो एक रास्ता ये है कि पी को ऐसे इंटरचेंज कर दो, दो कम कर देंगे ना, एंड सोन इस तरीके से। तो आगे से इसकी पीछे से जो भी टर्म पूछी गई आपसे, जैसे पीछे से 40वीं टर्म पूछी गई तो आगे से 40वीं टर्म निकाल सकते हो आप, इसकी आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। तो ऐसा बच्चों, पीछे से अगर कोई प्लेस है उस टर्म का तो आगे से भी वो कुछ न कुछ प्लेस होगा। तो वही मैंने बताया कि आगे से कौन सा प्लेस होगा उसका m माइनस एन प्लस 1th। तो m माइनस एन प्लस 1th टर्म निकाल लेंगे हम, a प्लस m माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो m माइनस n आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पीछे से अगर आपने nth टर्म निकालनी हो तो आगे से ये टर्म हो जाएगी। आया समझ में। उसके बावजूद अगर कोई लीनियर एक्सपेंशन लिख रखी है, किसी सीक्वेंस की लीनियर एक्सपेंशन जनरल टर्म से डिनोट की गई है, तो ये डेफिनेटली क्या होती है, AP, अगर लीनियर है तो ये। ठीक है ना। और भाई ऐसे केस में जो n का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, d। ठीक है ना। n का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, d, और फर्स्ट टर्म क्या होती है, a प्लस b। फर्स्ट टर्म यानी कि यहाँ पर 1 पुट करेंगे। अब जैसे आपके सामने कोई AP आ जाए, 3 ये आ जाए, जैसे 2n माइनस 1 आ जाए, an टर्म आ जाए इसकी, तो आपसे इसका d पूछ लिया जाए, कॉमन डिफरेंस बताइए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 आ गया, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 3 आ गया, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 7 आ गया, एंड सो ऑन। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो गया, ये 5 आएगा बेटा। तो कितना होगा, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस
3 2 यानी कि 2 हो गया। और मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, n का कोफिशिएंट सीधा क्या होता है d, ठीक है ना। n का जो कोफिशिएंट होगा वही सीधा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट इसकी फर्स्ट टर्म आपसे पूछ ले कोई, सीधा यहाँ पर 1 पुट करो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें आपका टाइम बच जाएगा इस ट्रिक से। उसके बाद है भाई बच्चों, an आप जानते हो क्या होती है, अगर sn दे रखी हो तो sn, सबसे पहले मैं बताऊं sn जो मिलेगा बेटा, sn वो क्वाड्रेटिक में मिलेगा, यानी कि किसी सीक्वेंस सीरीज की सम ऑफ n टर्म्स एक पोलिनोमियल की फॉर्म में दे रखी है, तो वो क्वाड्रेटिक अगर पोलिनोमियल है तो वो क्या होगी, एक पी। और एक पी होगी तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अगर आप इस ट्रिक का यूज नहीं करेंगे तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस निकालते समय। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें तो पहले 1 पुट किया, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी आ जाएगा। लेकिन इससे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा ना, इसमें भी एन का कोफिशिएंट सीधा आप डी बोल सकते हो। यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो एक टर्म आ जाएगी, 2 रखेंगे तो दूसरी टर्म नहीं आएगी, 2 टर्म का सम आएगा, फिर उसमें से पहली टर्म माइनस करनी पड़ेगी जब दूसरी टर्म आएगी, फिर दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे, फिर जाकर डी आएगा। और इस ट्रिक से आप डी डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो भाई नेक्स्ट है, अगर आपको एस एन दे रखा है किसी ने और ए एन निकालना बेटा, तो ये हो जाएगा एस एन माइनस 1, ठीक है ना। अगर आपको एस एन दे रखा है और आपने ए एन निकालनी यानी कि टी एन टर्म निकालनी है, तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो, ये इजी मेथड है निकालने का। वरना तो क्या करना पड़ेगा, 1 रख के पहली टर्म निकालनी पड़ेगी, 2 रख के 2 टर्म का जोड़ आएगा, उसमें से पहली टर्म माइनस करोगे दूसरी टर्म आएगी, फिर 3 रखोगे 3 टर्म का जोड़ आएगा, उसमें से पहली 2 टर्म का जोड़ घटाएंगे, तीसरी टर्म आएगी, इस तरह से एक पी बनेगी, फिर उसकी जनरल टर्म निकलेगी। और इससे बढ़िया है कि आप एस एन माइनस 1 कर दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, देखो 3 और ट्रिक होती है बेटा। अगर आपको बुक वाले ने किन्हीं 2 एक पी के सम का रेशो अगर दे रखा हो, किन्हीं 2 एक पी के सम का रेशो, ठीक है ना, किन्हीं 2 एक पी के सम का रेशो अगर आपको दे रखा हो और आपसे उस एक पी की nth टर्म का अगर रेशो पूछ लिया जाए आपसे, nth टर्म का रेशो यानी कि दोनों के सम का रेशो दे रखे है, nth टर्म का रेशो पूछ लिया जाए, तो आपने n की जगह क्या पुट कर देना है उसमें राइट साइड में 2n-1 और 2n-1। जैसे कि देखो कोई 2 एपी है बेटा, उनकी n टर्म्स का तो यहाँ पर बल्कि डैश लगाना ठीक रहेगा, डैश लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो कोई 2 एपी के n टर्म्स का सम का रेशो दे दिया उसने, ठीक है ना, आया समझ में। और आपसे उसने पूछ लिया उनकी 5वीं टर्म का रेशो, समझ में आया, क्या दे दिया, n टर्म्स के सम का रेशो दे दिया और आपसे पूछ लिया 5वीं टर्म का रेशो, 5वीं टर्म, 5 टर्मों के जोड़ का रेशो नहीं, 5वीं टर्म। तो मैंने क्या बताया आपको कि इसको 2 से गुना करो और 1 माइनस कर दो, कितना आ गया यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 9 पुट कर देना आपने, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। क्वेश्चन क्या था, n टर्म्स के सम का रेशो दे रखा हो आपको और किसी भी पर्टिकुलर टर्म का रेशो पूछ रखे हो, 2 अलग अलग एपी हैं, एक एस डैश से डिनोट कर रखा है सम, एक एस से डिनोट कर रखा है, 2 अलग अलग एपी के n टर्म्स के सम का रेशो दे रखा है, उनकी 5वीं टर्म का रेशो पूछ लिया, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है टर्म का रेशो दे दिया जाए अगर आपको, जैसे कोई 2 एपी हैं, उनकी n टर्म्स का रेशो दे दिया आपको, ये दे दिया जैसे fn/gn, ये दे दिया, मतलब fn मैंने इसको बोल दिया, जिस तरह ये fn आ गया ये gn आ गया, इस तरीके से। तो आपसे अगर 5वीं टर्म का रेशो पूछ लिया जाए, उनकी 5वीं टर्म का रेशो, तो सीधा सीधा n की जगह आपने 5 कर देना है, ठीक है ना। आया समझ में, आपका आंसर आ जाएगा। मान लो जैसे ये है कि 2 एपी की n टर्म्स का रेशो मिल जाए आपको, जैसे 3n-1 ये मिल गया और 2n+1 ये मिल गया,
तो n टर्म्स का रेशो है ये, और आपसे 5वीं टर्म का रेशो पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट आपने 5 भर देना। यहाँ पर 5 15 माइनस 1 14, यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 11, ये आंसर आ गया। यानी कि टर्म का रेशो दे रखा है, टर्म का रेशो पूछ रखा है, सीधा सीधा यही पुट करना आपने जिसका पूछ लिया जाए। अब आपसे अगर सम का रेशो दे दिया जाए, सम का रेशो दे दिया उसने, n टर्म्स के सम का रेशो, और 5 टर्मों का जोड़ पूछ लिया जाए आपसे, 5 टर्म के सम का रेशो पूछ लिया जाए आपसे, तो भी आपने सीधा सीधा क्या पुट कर देना यहाँ पर 5। देखो जैसे n टर्म्स के सम और n टर्म्स के सम का रेशो दे रखे यहाँ पर, दो अलग अलग एपी का, तो आपसे पूछ लिया उसने 5 टर्म के जोड़ और 5 टर्म के जोड़ का रेशो, तो सीधा आपने यहाँ पर क्या पुट कर देना 5, 25 3 जा 75 माइनस 1 74, और यहाँ पर 25 2 जा 50 प्लस 1 51। आया समझ में? डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा है बेटा, अगर टर्म का रेशो दे रखा है और टर्म का ही रेशो पूछ रखा है तो आपने वही पुट कर देना है जो पूछा गया। सम का रेशो दे रखा है, सम का ही रेशो पूछ रखा है, सीधा वही पुट कर देना जो पूछा गया। लेकिन सम का रेशो देकर ट्रम का रेशो पूछ लिया तो 2n माइनस 1 पुट कर देना है। और भाई ट्रम का रेशो देकर सम का रेशो नहीं पूछ सकता वो कभी भी, ऐसा कुछ ही केस में हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ ही केस में हो सकता है। जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा, ओड के केस में हो सकता है ऐसा, जब क्वेश्चन आएंगे जब बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने 3 बताए, सम का रेशो देकर ट्रम का रेशो पूछ ले, सॉरी सम का रेशो देकर सम का रेशो पूछ ले, ट्रम का रेशो देकर ट्रम का रेशो पूछ ले, एंड सम का रेशो देकर ट्रम का रेशो पूछ ले। तो मैंने किससे मना किया? ट्रम का रेशो देकर सम का रेशो नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा तो कोई पर्टिकुलर केस हो जाएगा, होगा वो क्वेश्चन का। हर किसी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर एक सवाल में ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा बेटा, क्योंकि जो टर्म होती है वो नेचुरल में होती है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो जो रिक्वायरमेंट होगी वो किसी पर्टिकुलर केस के लिए होगी और उसमें निकल जाएगा वो E1 के केस में। तो नेक्स्ट है बच्चों, मान लो आपके पास कोई सीक्वेंस है जो एक पी के अंदर है, देखो ये अगर एक पी के अंदर है आपकी सीक्वेंस, ठीक है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो इसमें अगर आप कोई सेम नंबर अगर ऐड कर देंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में हो जाएगी, एक पी के अंदर ही हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। अगर इसमें सेम नंबर ऐड कर दिया जाए हर किसी टर्म में तो रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में हो जाएगी, एक पी में। सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में हो जाएगी, एक पी में, और कॉमन डिफरेंस वही रहेगा जो पुरानी एक पी का कॉमन डिफरेंस था। और वही किसी नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी क्या हो जाएगा, आपकी जो सीक्वेंस आएगी वो किस में होगी, एक पी में पक्का, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा, के टाइम्स। मान लो पहले कॉमन डिफरेंस अगर 5 था तो अब क्या हो जाएगा 5 की। तो नॉन जीरो नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए, नॉन जीरो नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए के की वैल्यू, तो नॉन जीरो नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए गिवन एक पी की टर्म्स, सभी टर्म्स को, तो रिजल्टेड सीक्वेंस भी किस में होगी, एक पी में, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी बाई के। आया समझ में? उसके बाद अगर कोई दो डिफरेंट एपी हैं आपके पास, देखो कोई दो डिफरेंट एपी है बेटा, दोनों एपी हैं, तो इनकी कोरस्पोंडिंग अगर टर्म ऐड करूं मैं तो जो रिजल्टेड सीक्वेंस आएगी वो भी किस में आ जाएगी, एक पी के अंदर। आया समझ में? रिजल्टेड सीक्वेंस भी किस में आ जाएगी, एक पी के अंदर, ठीक है ना। डिफरेंस कर दिया जाए तो भी रिजल्टेड सीक्वेंस किस में आएगी, एक पी के अंदर। तो ये समझ में आ गई आपको बातें सारी। ऐड कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए किसी स्केलर से, नॉन जीरो स्केलर से, तो रिजल्टेड सीक्वेंस किस में होंगी, एक पी में। और किन्हीं दो एक पी को अगर जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो रिजल्टेड सीक्वेंस हमेशा किस में होगी, एक पी में। उसके बाद अगर एक पी की सेम इंटरवल की टर्म उठा ली जाए तो वो एक पी में ही होंगी। जैसे देखो मैंने पहली टर्म उठा ली, एक छोड़कर ये उठा ली, फिर एक छोड़कर ये उठा ली, और फिर 6 छोड़कर 7 उठा ली, एंड सो ऑन। तो ये किस में होगी, ये भी किस में होगी, एक पी में। सेम इंटरवल की अगर टर्म उठा ली जाए तो वो हमेशा किस में होंगी, एक पी में, ठीक है ना। जैसे कि ऐसा नहीं कि भाई पहली टर्म उठा ली, फिर तीसरी उठा ली, फिर 7वीं उठा ली। तो ये देखो इंटरवल सेम नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 2 हो गया, इनका 4 हो गया,
तो सेम इंटरवल होना चाहिए। सेम इंटरवल की टर्म अगर उठा ली जाए तो रिजल्टेड सीक्वेंस हमेशा किस में होगी, एपी में। नेक्स्ट है बेटा देखो, बाकी सब है ना क्वेश्चन करते समय करेंगे बेटा बेसिक, तो इसमें इतना और कर लेते हैं। अगर किसी एपी में ओड टर्म हो ना, ओड टर्म, नंबर ऑफ टर्म ओड हो, तो उन सभी ओड टर्म्स का सम होता है नंबर ऑफ टर्म इंटू n प्लस 1th टर्म। और अगर किसी एपी में इवन टर्म हो बेटा, तो उसका जो सम है वो 2n, यानी कि जो टोटल टर्म है वहां तक, एंड nth टर्म प्लस n प्लस 1th टर्म बाई 2, इन दोनों का n के एवरेज, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल होता है। तो भाई बच्चों बाकी और सारी ट्रिक बेटा क्वेश्चन करते समय साइड में करवाएंगे आपको, ठीक है ना, वरना यहाँ पर भी बतानी पड़ेगी बेटा और क्वेश्चन करवाते समय बतानी पड़ेगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है बेटा। तो चलो भाई इतना रिवाइज कर लो आप, साथ साथ अब क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ओके बेटा।